हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार पुनः नई वीडियो के साथ मैं हिंदी व्याख्याता रेणुबाला चौहान। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम विकारी शब्दों के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया की परिभाषा और उसके कौन कौन से भेद होते हैं, उदाहरणों से हम जानने की कोशिश करेंगे। अब जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने यहाँ क्रिया की परिभाषा लिख रखी है। साधारण सी परिभाषा है क्रिया की कि वाक्य में किसी कार्य के करने या होने का भाव क्रिया ही बताती है, अर्थात जिससे किसी कार्य का करना या होना समझा जाए उसे ही क्रिया कहते हैं। अब देखिए, इसे दो उदाहरण से मैं समझाती हूँ कि कार्य का करना और होना क्या होता है। अब जैसे यहाँ एक उदाहरण मैंने दिया है कि लड़का पढ़ता है, तो लड़का क्या कार्य कर रहा है? पढ़ने का कार्य कर रहा है, यानी कार्य कर रहा है, कार्य का करना हो रहा है यहाँ पर। अब दूसरा उदाहरण है कि मीना कमरे में है, तो काम नहीं कर रही है, वो कहाँ है? मीना कहाँ है? कमरे में है, तो कार्य हो रहा है। कहाँ पर है? कार्य का होना है, कमरे में है। ठीक है, तो इस तरह से क्रिया क्या हुई? जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, वो क्या हो गई? क्रिया है। अब क्रिया के बारे में जैसे कि जानते ही हैं कि क्रिया एक क्या है? विकारी शब्द है। विकारी शब्द जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि जिसके रूप, लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार बदलते हैं, वो क्या होगा? विकारी शब्द। जैसे ऊपर का ही मैं उदाहरण लेती हूँ कि लड़का पढ़ता है। लड़का क्या है? पुल्लिंग है, तो उसके अनुसार क्रिया हो गई कि लड़का पढ़ता है। अगर यहाँ पर ये होता कि लड़की, तो फिर क्या हो जाता? वो पढ़ती है। यानी कि क्रिया जो है कर्ता के अनुसार बदल जाती है, इसलिए ये विकारी शब्द है। अब आगे है कि जिस मूल शब्द में विकार आने से क्रिया बनती है उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब जैसे ऊपर उदाहरणों में देखा आपने कि पढ़ना क्रिया में जो मूल शब्द है वो क्या है? पढ़ है। पढ़ क्या हो गया? धातु है, क्योंकि इसी में क्या है? विकार उत्पन्न हो रहा है। तो अब इसमें हम आ प्रत्यय लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? पढ़ा क्रिया बन जाती है। तो मूल शब्द तो क्या हुआ? पढ़ हुआ, और यही क्या कहलाएगी? धातु कहलाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए कि क्रिया धातु से बनने वाली क्रिया कौन सी होती है। जैसे क्रिया शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम क्या कहते हैं? कृत्य प्रत्यय कहते हैं, तथा इन प्रत्ययों से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। अब जैसे दौड़ है, तो दौड़ से क्या हो जाएगा? अगर प्रत्यय लगा देंगे तो दौड़ा, दौड़ी हो जाएगा। दूसरा है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया कहाँ होती है? कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से जो क्रियाएं बनती है वो क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया। क्योंकि संज्ञा क्या होती है? ये सब क्या होता है? एक तरह का नाम ही होती है ना, नाम धातु ही होती है। जैसे अब संज्ञा है, हाथ है, तो हाथ से कौन सी क्रिया बनी? हथियाना। सर्वनाम है आप से क्या होगा? अपनाना। विशेषण है लंगड़ा, ठीक है, विशेषता बता रहा है, तो लंगड़ा से क्या क्रिया बन गई? लंगड़ाना। तो ये तीनों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाएगी? नाम धातु क्रियाएं। प्रत्येक नाम धातु क्रिया में क्या लगता है? आना लगता है। अब देखिए यहाँ पर हथियाना, अपनाना, लंगड़ाना, तो तीनों में क्या आया है? आना आया है। तो ये क्या है? नाम धातु क्रिया है। अब क्रिया के भेद के बारे में हम देखते हैं। क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं कर्म के आधार पर। पहली है सकर्मक क्रिया और दूसरी है अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया क्या होती है? कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर नहीं पड़कर किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है, या फिर जिसके प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता होती है, यानी वाक्य में जिसमें कर्म होता है, वो क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया। जैसे श्याम ने बेर खाए। अब पहचान के लिए मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पर श्याम क्या है? कर्ता है, कर्म क्या है? बेर खाए। अब खाने वाली जो क्रिया हो रही है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है?
बेर पर ही तो पड़ रहा है। भाई बेर उसने हाथ में लिया है तो जो कुछ भी हो रहा है ये जो बेर है इस पर ही हो रहा है ना, वो खाएगा तो बेर ही तो कम हो रहा है। प्रभाव तो बेर पर ही पड़ रहा है ना कि श्याम पर पड़ रहा है। जो कुछ घटित हो रहा है बेर के साथ हो रहा है और बेर क्या है, कर्म है। तो ये क्या कहलाएगी, सकर्मक क्रिया कहलाएगी। या फिर पहचान के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वाक्य में क्या लगाकर प्रश्न करते हैं और यदि हमें उत्तर मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया होगी। जैसे इस उदाहरण में मैं क्या लगाकर प्रश्न करती हूँ कि श्याम ने क्या खाए, तो क्या खाए, बेर खाए, तो ये सकर्मक क्रिया होगी। अब अकर्मक क्रिया कि जिस क्रिया का फल जो है कर्ता पर पड़ता है, जिसमें कर्म नहीं होता है और सीधे किस पर प्रभाव पड़ा, कर्ता पर पड़ा, तो वो क्या होगी, अकर्मक क्रिया। अब जैसे श्याम दौड़ता है, क्या क्रिया हो रही है, दौड़ने की क्रिया हो रही है। अब दौड़ने का प्रभाव सीधे किस पर पड़ रहा है, श्याम पर पड़ रहा है। भाई दौड़ रहा है तो वो थकेगा, थकान से नींद आएगी, जो कुछ भी होगा किसके साथ होगा, श्याम के साथ होगा और श्याम क्या है, करता है। तो दौड़ना क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, श्याम पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है, कोई कर्म भी इसमें नहीं है। तो ये क्या कहलाएगी, अकर्मक क्रिया। अब थोड़ा सा हम उदाहरण ले लेते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के। जैसे पहला है कि उसका सिर खुजलाता है, तो ये क्या होगी, इसमें कर्म है नहीं, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। अब नेक्स्ट यही उदाहरण है कि वह अपना सिर खुजलाता है, खुजलाना का कार्य कर रहा है, वो क्या खुजला रहा है, सिर, तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है, सिर पर पड़ रहा है, क्योंकि सिर खुजलाया जा रहा है, जो कुछ भी प्रभाव पड़ रहा है सिर पर पड़ रहा है, तो इसमें क्या होगा, संक्रामक होगा। अब लड़का दूध पीता है, लड़के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, पीने का काम किया जा रहा है, क्या पीता है, दूध पीता है, तो पीने वाली जो क्रिया है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, दूध पर। दूध से भरी हुई गिलास है, लड़का दूध पी रहा है तो पहले दूध आधा होगा फिर खत्म भी हो जाएगा, यानी जो प्रभाव पड़ रहा है वो दूध पर ही पड़ रहा है, तो सकर्मक क्रिया हो गई। उल्लू दिन भर सोता है, उल्लू क्या करता है, दिन भर सोता है, तो सोने का प्रभाव सीधे ही किस पर पड़ रहा है, उल्लू पर पड़ रहा है, करता है उल्लू, कर्म इसमें नहीं है, तो यह कर्मक क्रिया हो गई। आगे है कि गिलास भरा है, गिलास क्या है, भरा हुआ है, सीधी सी बात है, गिलास भरा हुआ है, प्रभाव किस पर पड़ रहा है, गिलास पर पड़ रहा है, कोई कर्म नहीं है इसमें, तो यह कर्मक क्रिया हो गई। अगला है कि हमने गिलास भरा है। अब यहाँ पर देखिए आप, हमने गिलास भरा है, भरने की क्रिया हो रही है, क्या भरा जा रहा है, गिलास को भरा जा रहा है, तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है, गिलास पर पड़ रहा है, पहले आधी होगी फिर पूरी भरी जाएगी, जो कुछ भी घटित हो रहा है गिलास के साथ हो रहा है, तो संक्रामक क्रिया है। अब आगे है कि अनिल शतरंज की चालें चलता है, अनिल क्या करता है, शतरंज की चालें चलता है, क्या चलता है, शतरंज की चालें चलता है, तो ये संक्रामक क्रिया हो गई। अब न्यूटन सेब खाता है, खाने की क्रिया हो रही है, उसका प्रभाव सीधे किस पर पड़ रहा है, सेब पर पड़ रहा है, क्योंकि खाने से क्या हो रहा है, सेब जो है कम हो रहा है खाने से, तो प्रभाव पड़ रहा है सेब पर, कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, तो सकर्मक क्रिया है। अब आगे घोड़ा दौड़ता है, तो दौड़ने की क्रिया हो रही है और दौड़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, घोड़े पर पड़ रहा है, तो ये क्या हो गई, अकर्मक क्रिया है, सीधे ही दौड़ने की क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, कर्म पर नहीं पड़ रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया है। अब ये गीता सितार बजाती है, बजाने की क्रिया है, क्या बजा रही है, सितार बजा रही है, प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, सितार पर जो कि कर्म है, तो ये सकर्मक क्रिया हुई। तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया के इन उदाहरणों के द्वारा अब आप इनकी पहचान अच्छी तरह से कर पाएंगे। अगला भेद देखते हैं सकर्मक का। अगला हमारा सकर्मक का भेद है द्विकर्मक क्रिया, द्वि यानी दो, कर्मक यानी कर्म। जिस सकर्मक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं वहां पर क्या होगी,
द्विकर्मक क्रिया होगी। अब द्विकर्मक क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाले जो दो कर्म होते हैं, वो मुख्य कर्म जो होता है वो किसी पदार्थ का, और गौण कर्म जो होता है वो किसी प्राणी का बोध करवाता है। अब इसकी पहचान के लिए पहली क्रिया के साथ कौन सा कारक चिन्ह लगेगा? को कारक चिन्ह लगेगा। और दूसरी पहचान है कि एक सजीव होता है और दूसरा निर्जीव कर्म होता है। अब देखिए, मालिक नौकर को पैसे देता है। अब पहला कर्म है नौकर, दूसरा कौन सा है? पैसे। ठीक है, पहला कर्म है, इसके साथ क्या लगा हुआ है? कारक चिन्ह को लगा हुआ है। अब जो मुख्य कर्म है वो क्या है? पैसे है, तो ये पदार्थ हुआ। और जो दूसरा कर्म है, गौण कर्म है, वो क्या है? प्राणी है। तो इस तरह से ये क्या हुआ? द्विकर्मक क्रिया हुई। पहला सजीव है, दूसरा निर्जीव है। दूसरा उदाहरण है कि माला ने मोहन को पुस्तक दी। दो कर्म है, मोहन और पुस्तक। पहले कर्म के साथ क्या लगा है? को लगा हुआ है, कारक चिन्ह। तीसरा उदाहरण है कि नौकर ने कुत्ते को दूध पिलाया। अब इस उदाहरण में भी हम देख रहे हैं कि दो कर्म है, कुत्ता और दूध। ठीक है, दूध पदार्थ है, कुत्ता क्या है? प्राणी है। मुख्य कर्म है वो पदार्थ है, गौण कर्म क्या है? प्राणी है, और को लगा हुआ है। अगला उदाहरण है कि सुरेश ने मित्र को पत्र लिखा। इसमें भी आप देख लीजिए, दो कर्म है, मित्र और पत्र। पहले कर्म के साथ को कारक चिन्ह लगा है। तो इस तरह से द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं, और पहली जो क्रिया होती है, ठीक है, उसके साथ को कारक चिन्ह लगा हुआ होता है पहले कर्म के साथ। आगे अगले भेद की तरफ बढ़ते हैं। अगली क्रिया है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है? इसमें दो या दो से अधिक क्रियाएं होती है। दो से अधिक क्रियाएं होती है इसमें। जैसे मैं प्राय आ जाया करता हूँ, तो इसमें आना जाना करता हूँ, ये सभी क्या है? क्रियाएं हैं। तो संयुक्त क्रिया के चार अंग होते हैं। पहला होता है मुख्य क्रिया। कर्ता या कर्म के मुख्य क्रियाकलाप को व्यक्त करने वाली क्रिया क्या होएगी? मुख्य क्रिया कहलाती है। जैसे इसे घर जाने दो। मुख्य कार्यकलाप क्या हो रहा है? मुख्य क्रिया क्या है इसमें? जानने की है। ठीक है, तो ये क्या होगा? जानना मुख्य क्रिया हो गई। अब सहायक क्रिया क्या होती है? कि जो काल का बोध कराती है क्रिया, वो क्या होगी? सहायक क्रिया। तो प्राय पहचान के लिए क्या होता है कि अंतिम जो क्रिया होती है वो काल बोधक होती है। जैसे यहाँ पर देखिए एक उदाहरण में कि मैं प्राय आ जाया करती हूँ, तो जो अंत में ये जो है ना हूँ, ये क्या है? काल बोधक है, काल का बोध करवा रहा है, वर्तमान का बोध करवा रहा है। तो ये क्या होगी? सहायक क्रिया होती है। अंत वाली जो होती है वो सहायक क्रिया होती है। अगला है संयोजी क्रिया। ये क्रियाएं मुख्य क्रिया के पक्ष की सूचना देती है। ठीक है, अब पहचान के लिए क्या है कि सहायक क्रिया के पहले की जो क्रिया होती है वो संयोजी क्रिया होती है। अब ये वह पढ़ने लगा है। अब आप देखिए, जो है वो क्या है? सहायक क्रिया है। संयोजी क्रिया कौन सी होगी? लगा। वह पढ़ने लगा है। पढ़ने क्या हो गया? मुख्य क्रिया हो गई। लगा, ये जो लगा है वो संयोजी क्रिया हो गई, और है क्या है? सहायक क्रिया। अब है रंजक क्रिया। ये मुख्य क्रिया की वृत्ति या अर्थ में विशेष रंगत ला देती है। प्राय क्या होता है? मुहावरे में इसी क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने उसे पीट डाला, तो ये डाला जो है वो क्या है? रंजक क्रिया है। चले आगे अगली क्रिया की तरफ बढ़ते हैं। अगली क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व यानी पहले से की हुई। पूर्वकालिक का अर्थ होता है पहले से हुआ। जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में लग जाता है, तब जो क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। यानी पहले एक काम करके दूसरा काम में लग जाता है, तो पहले जो काम समाप्त किया है वो कौन सी होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी। पूर्वकालिक क्रिया को धातु में कर या
करके लगाकर बनाया जाता है। अब यहाँ पर उदाहरण देखिए कि वह खाना खाकर सो गया। इसमें दो क्रियाएं हो रही है, खाना, सोना। ठीक है, तो पहली क्रिया के साथ कर लगा हुआ है, खाना खाकर सो गया। तो ये पूर्वकालिक। खिलाड़ी दौड़कर थक गया। तो पहली क्रिया क्या हो रही है, दौड़ने की क्रिया हो रही है, उसके बाद थकने की क्रिया हो रही है। तो पहली क्रिया के साथ क्या लगा हुआ है, कर या करके लगाया जाता है। तो ये पूर्वकालिक क्रिया हुई। राम नहाकर बाजार गया। पहले नहाया है और उसके बाद बाजार गया है। तो पहली जो क्रिया है उसमें आप देख लीजिए कर लगाया हुआ है। तो ये तीनों उदाहरणों में क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है, जिसमें कर या करके लगाकर पूर्वकालिक क्रिया बनाई गई है। अगली क्रिया की तरफ बढ़ते हैं। अगली क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें क्या होता है कि जिसमें मूल क्रिया जो है वो कर्ता स्वयं ना करके अन्य के द्वारा करवाया जाता है। अन्य को करवाने के लिए जो प्रेरित करता है वो क्या होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अब प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक में क्या होता है, वाह लगाकर बनाई जाती है। अब यहाँ उदाहरण से देखिए कि दादाजी पोते से पत्र लिखवाते हैं। ये सकर्मक क्रिया है, एक पत्र लिखवाते हैं। दादाजी खुद नहीं लिख रहे हैं, यानी कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, किसी और को करने के लिए प्रेरित कर रहा है। किसे, पोते से पत्र क्या कर रहे हैं, लिखवाते हैं। यहाँ भी वाह लिखा है, वाह लगा हुआ है। आगे है कि रामू धीरज से गाड़ी चलवाता है। रामू स्वयं काम नहीं कर रहा है, किससे करवा रहा है, धीरज से, अन्य के द्वारा करवा रहा है और वाह लगा हुआ है। तो ये भी क्या हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया। और अकर्मक क्रिया में आ प्रत्यय लगाकर प्रेरणार्थक क्रिया बनाई जाती है। जैसे माँ बच्चे को नौकरानी से नहलाती है। ठीक है, ये नहलाती में आ लगा हुआ है। किसान बेटे से घोड़े दौड़ाता है। इसमें भी देखिए आ प्रत्यय लगाया हुआ है। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हुए। आगे बढ़ते हैं। अगली है अपूर्ण क्रिया। जिस क्रिया का पूर्ण बोध कराने के लिए कर्ता के अतिरिक्त अन्य यानी कि संज्ञा विशेषण की आवश्यकता पड़ती है, वो क्या होगी, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अब जैसे यहाँ पर सोना पीला होता है, ठीक है, ये सकर्मक क्रिया है। अब ये होता है, ये पूर्ण नहीं लग रहा है, सोना होता है, अरे भाई क्या होता है, पूर्ण नहीं है, अपूर्ण लग रहा है। तो इसे पूर्ण करने के लिए यहाँ पर एक देखिए शब्द डाला गया है, पीला। पीला क्या होता है, किसी चीज की विशेषता को वो प्रकट कर रहा है, किसकी, सोने की विशेषता को प्रकट कर रहा है। तो ये पीला शब्द आने से ये जो वाक्य है वो पूर्ण होता है। अब अगला देखिए कि साधु चोर निकला। अब ये साधु निकला, अब इस वाक्य को भी, ये वाक्य जो अपूर्ण है किससे पूर्ण किया गया, चोर। चोर क्या होता है, संज्ञा शब्द है। वह मनुष्य बुद्धिमान है, वह मनुष्य है, ठीक है। इसे अपूर्ण को पूर्ण किससे बनाया है, बुद्धिमान। बुद्धिमान क्या है, विशेषण। तो ऐसी क्रियाएं जिसमें कर्ता के अतिरिक्त संज्ञा या विशेषण की आवश्यकता होती है वो क्या होती है, अपूर्ण सकर्मक होती है। संज्ञा या विशेषण का शब्द लगाकर जिसे पूर्ण किया जाता है। अब थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं इसका। कुछ मैंने वाक्य दे रखे हैं। पहला है कि मैं हंसता हूँ। अब कौन सी क्रिया हो रही है, हंसने की क्रिया हो रही है, जिसका प्रभाव सीधे किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। तो क्या होगा, कर्म नहीं है, अकर्मक क्रिया हो गई। दिनेश ने खाना खिलवाया, वो खुद नहीं खिला रहा है, किसी और से खिलवा रहा है। तो ये क्या हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया। अब है आशा पुस्तक पढ़ रही है। पढ़ने की क्रिया हो रही है और इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पुस्तक पर पढ़ रहा है, क्योंकि वो पुस्तक पढ़ेगी तो जाहिर है पुस्तक फटेगी, पुस्तक के पन्ने मुड़ जाएंगे। तो जो कुछ भी घटित होगा वो किस पर होगा, पुस्तक पर होगा। पुस्तक क्या है, कर्म है, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई।
रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी। इसमें देखिए दो कर्म प्रयुक्त हो रहे हैं, सुरेश और पुस्तक, तो ये द्विकर्मक हो गई। मैं स्कूल में जाकर खेलूंगा, दो क्रियाएं हो रही है, जाकर खेलना, पहले स्कूल जाएगा फिर वो खेलेगा, तो पहली क्रिया है उसके साथ कर आया है, ठीक है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। इसे घर जाने दो, तो ये क्या हो गई, संयुक्त क्रिया हो गई। मैं प्राय आ जाया करता हूँ, ये क्या हो गई, सहायक क्रिया हो गई। तो आशा करती हूँ विद्यार्थियों कि आज क्रिया के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी है, जो उदाहरणों के द्वारा इसे मैंने इसके सभी भेदों को समझाने का प्रयास किया है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।